दोस्तों, कल घटना चक्र आय दृष्टि का पार्ट 1 मैंने किया था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का विमोचन हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्यों हुआ था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट के ध्वज, उसमें नीले रंग का बना हुआ है, उसमें एक चिन्ह है, संविधान के कुछ पन्ने हैं और अशोक चक्र है। 3 चीज़ें हैं उसमें जो लगा हुआ है। एक पुराना फैक्ट है, ओल्ड फैक्ट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन पहली बार जब बना था सर्वोच्च न्यायालय, उस समय मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही एक सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में हुआ। अगला है वाधवान पोर्ट का शिलान्यास। इस पोर्ट का शिलान्यास मोदी जी ने किया था, जो कि पालघर महाराष्ट्र में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं और एक रैंकिंग आई है कंटेनर पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक और S&P द्वारा, जिसमें पहले पे है यांगसान चाइना का। और टॉप 100 में, इस रैंकिंग के टॉप 100 में भारत के 9 पोर्ट हैं और इसमें से इन 9 में जो पहले पे है वो है विशाखापट्टनम का पोर्ट। अगला टॉपिक है आपका NICDP। NICDP में 12 औद्योगिक शहरों की मंजूरी मिली है। NICDP है आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सरकार 12 कॉरिडोर बना रही है। इसमें से अभी सिर्फ 11 का ही डिसीजन हुआ है, 12वां की घोषणा भी करना बाकी है। इसमें खुरपाया है उत्तराखंड का, राजपुर पटियाला है पंजाब का, दिघी है महाराष्ट्र का और पलक्कड़ है केरला का। यूपी के इसमें 2 हैं, आगरा और प्रयागराज। और गया का है बिहार, गया का बिहार है इसमें। जहीराबाद है तेलंगाना का है और औरवाकाल है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक शहर है, बाकी किसी राज्य के कोई शहर नहीं है, ध्यान देना आप लोग। इसके साथ ही 4 ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, जैसे नॉर्मल आपके स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, उसी क्रम में अब औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनने लगे हैं और इसमें पहले 4 का घोषणा हुआ है। इसमें है धोलेरा, गुजरात का है। धोलेरा, ध्यान दीजिएगा, धोलेरा कई सारे जगहों पे आया है। यहाँ पे आपका सेमिकॉन इंडिया में भी आया है। और इसमें दूसरा शहर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का। तीसरा शहर है ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी में है। और चौथा है विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश का। 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपकी एक स्कीम आई है सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो पहले अभी तक वो NPS में थे, उसकी जगह आपके लिए आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सुनिश्चित पेंशन मिलेगी आपको, जो भी आपका लास्ट बेसिक होगा। लास्ट बेसिक के 50% आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको मिनिमम 25 साल का सर्विस करना पड़ेगा। और इसमें यह है कि अगर 25 साल नहीं भी किए हो, 10 साल भी किए हो, तो आपको 10 साल जो किया है उसको मिनिमम 10,000 रुपया तो मिलेगा। 10,000 रुपये का पेंशन मिनिमम है 10 साल की सर्विस पे, इससे कम नहीं दे सकते किसी को। इसके साथ ही एक और स्कीम आई है NPS में, जो NPS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या बाकी लोग भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। उसमें एक सरकार ने नई स्कीम लाई है NPS वात्सल्य। इसमें यह है कि बच्चों के लिए है, चाइल्ड के लिए, जो भी 18 साल से कम का है, उसके लिए पेरेंट्स चाहे तो अंशदान कर सकते हैं, वो भी उसका NPS खोल सकते हैं। और इसकी न्यूनतम राशि है 1,000। दोस्तों, एक NIRF है। NIRF की रैंकिंग आई है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में, उनकी रैंकिंग आई है, जिसका ये 9th एडिशन था। ये हुआ था आपका भारत मंडपम में, भारत मंडपम। इस रैंकिंग में ध्यान देना है कि पहले की तरह ही समग्र में IIT मद्रास इस बार भी फर्स्ट पे है। और बाकी इसके बाद ISC है, IIT, ये B से आपका बॉम्बे है, D से दिल्ली है, K से कानपुर है, BHU है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है समग्र में। तो इसमें UP में BHU है समग्र में टॉप पे।
विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखा जाए तो आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर है आपका एक बहुत ही हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है। ये मास्टर डिग्री होता है, यहाँ पे यूजी नहीं होता है, जनरली मास्टर डिग्री और पीएचडी होती है। ये है आपका विश्वविद्यालय की श्रेणी में फर्स्ट में। और कॉलेजेज में है आपका दिल्ली का हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज आपका दिल्ली का है, ये है फर्स्ट पे। और इसके बाद रिसर्च में भी, विश्वविद्यालय में भी और रिसर्च में भी यहाँ भी आईआईएससी है। ध्यान देना है कि यहाँ भी आईआईएससी है। इसके अलावा नवाचार, इनोवेशन में आपका, इनोवेशन में जो अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए है, इनोवेशन में आपका आईआईटी बॉम्बे। और मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय में इसमें है इग्नू। चूँकि आप रैंडम ही अगर नहीं भी पता हो ना तो आप इग्नू ही मारें, इससे बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है आपका ओपन यूनिवर्सिटी के देखा जाए तो। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट में आपका, स्किल डेवलपमेंट में यह है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस है फर्स्ट पे। और सिम्बायोसिस का स्पेलिंग गलत है, सॉरी। और लास्ट में है राज यूनिवर्सिटी में, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी गिंडी नाम की जगह है ये, वहाँ पे है। ये है राज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पे। तो इसमें कोई भी फर्स्ट पे यूपी का नहीं है। आप लोग अगर सवाल में ऐसा आए, ऑप्शन आए, तो ये ध्यान रखना है कि यूपी का तो अगर दिया है फर्स्ट में तो यूपी का तो नहीं होगा। अब सब्जेक्ट वाइज भी, इसमें एक सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट वाइज में आपका आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास है। चूँकि आईआईटी शहरों के नाम बदले हैं लेकिन इंस्टीट्यूशंस के नाम नहीं बदले हैं। तो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसका भी नाम पुराना ही रहेगा। एनआईटी इलाहाबाद है, उसका भी नाम इलाहाबाद रहेगा, उसका नाम प्रयागराज नहीं हुआ है। और इसमें प्रबंधन में, मैनेजमेंट पे आपका आईएम अहमदाबाद, अहमदाबाद आपका फर्स्ट पे है। और फार्मेसी में आपका जामिया हमदर्द, ये दिल्ली में है जामिया हमदर्द, जिसका वो आपने देखा होगा, ये रूह हफ्जा आता है, ये आपका फर्स्ट में। फार्मेसी में, मेडिकल में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेके चलना है कि एम्स है। लॉ में भी कोई पूछे आपसे, टॉप का कॉलेज एनएलयू बेंगलोर ही है, इससे बड़ा कोई कॉलेज नहीं है लॉ में आपका। एनएलयू खैर खुल ही गए हैं हर गली मोहल्ले में। लेकिन वास्तुकला, वास्तुकला आपका जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड है आपका, इंफ्रा वगैरह बिल्डिंग्स के बारे में है, होती है, जहाँ पे इसमें हमेशा स्टार्ट से ही, अंग्रेज़ के ज़माने से ही आईआईटी रुड़की टॉप पे रहा है। एग्रीकल्चर में आपका ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है आपका, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है, ये आपका फर्स्ट पे है। उत्तराखंड ने एक नया ये आपका सूचकांक जारी किया है खुद के लिए, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इसके 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ है इसमें, वायु है, जल है, मृदा है और वन है। इसके अलावा आई है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स आपका नीति आयोग जारी करता है। जनरली इंडिया में जो इंडेक्स होते हैं ये जनरली नीति आयोग ही जारी करता है। जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको ध्यान देना है कि इंडियन अगर आयोग जो भी जारी हो रहे हैं, या तो एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, एनआईआरएफ वगैरह। इसके अलावा समग्र में, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इकोनॉमी हो, किसी के बारे में हो, उसके लिए नीति आयोग ही जारी करता है। अब इसमें आपका यहाँ पे ये अध्यक्ष तो नहीं, शायद उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इस बार आपको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इस बात पे। इस बार के एसडीजी इंडिया का इंडेक्स का जो सब्जेक्ट था, जो आपका विषय था, वो था टुवार्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। अब इसमें कई तरह की कैटेगरी बनी हुई है। समग्र भारत जो भी आपका इंडेक्स है, इसमें कई तरह की कैटेगरी बनी हुई है। एक कैटेगरी है इसकी आकांक्षी, आकांक्षी में 0 से 49 तक है। उसके अलावा प्रदर्शन, परफॉर्मर में आपका जो परफॉर्मर है उसके 50 से 64 है। अग्रणी में आपका 65 से 99 है। और जो अचीवर है, जो अचीव कर लिया है, उसका 100 है। खैर 100 तो किसी को नहीं मिला है। और भारत का, तो पूरे देश का समग्र जो स्कोर है वो 71 है। इसमें आपका ये ध्यान देना है कि शीर्ष राज्य जो हैं, शीर्ष राज्य हैं आपके, पहले आपका केरल है, दूसरे केरल उत्तराखंड दोनों फर्स्ट पे ही हैं, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे गोवा है, अंतिम पे है आपका बिहार। अंतिम आपका ये 28 नंबर हो गया बिहार। और इसके बाद ये आएगा, इसको आप घटते क्रम में कर लीजिए, ये हो गया 27, ये आपका झारखंड। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है प्रथम।
और ध्यान देना है कि SDG जो भी इंडेक्स है इसमें सबसे ज़्यादा सुधार यूपी ने किया है। इस बार नया एक स्टार्ट हुआ है संविधान हत्या दिवस। ये 25 जून को मनाया जाएगा। इसी दिन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। और इसके रिलेटेड 2 फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिए। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को हुआ था, ये 1948 में। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। इसके अलावा एक इंडिया में एक हुआ है, नई दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन हुआ है, वैश्विक इंडिया AI पे हुआ है। ये जनरली AI से रिलेटेड है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT है, इससे रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री कराती है। इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल के भी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं OECD, और एक है ग्लोबल, एक संस्था है ग्लोबल। ये मतलब एक प्रोजेक्ट बना है AI पे, 2020 में बना था। ये काफ़ी 4 साल हो गए इसको बने हुए। और एक और चीज़ हुई है इस साल की, इस साल एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की असेंबली है, जो जनरल असेंबली बोलते हैं, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है AI पे। AI इंडिया मिशन ये स्टार्ट हुआ है मार्च 2024 में। एक नया आया है इंडिया AI बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। इसके अब इंडिया AI के कई सारे पार्ट हैं। इसमें कंप्यूटर कैपेसिटी है, डेटा सेंटर है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, फ्यूचर विकल्प जो भी क्या होंगे वो पता करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उस पर ये है। चौथा स्तंभ है इसका। 5वां स्टार्टअप की फंडिंग कैसी होगी ये है। छठा है आपका सेफ़ और ट्रस्टेड, चूँकि AI के साथ खतरे भी बहुत हैं, इसलिए AI का सेफ़ और ट्रस्टेड होना ज़रूरी है। और 7वां है नवाचार। नवाचार के बिना AI तो हो ही नहीं सकता। और आप लोग आज एक नई चीज़ है हुई है कि इस बार जो एक नोबेल मिला है AI पे ही मिला है। इस साल एक नया अधिनियम आया है, दूरसंचार अधिनियम 2023 में। ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इस संशोधन को रिप्लेस करेगा। और इसमें पहले एक फ़ंड हुआ करता था, ये ओल्ड फंड है। ओल्ड जो पहले एक फ़ंड था, अभी इसका नाम हो गया है न्यू। अभी ये डिजिटल इंडिया नया नाम कर दिया गया है इसका। इस जो ये एक्ट है दूरसंचार अधिनियम, इसमें बिना प्राधिकार के, बिना राइट्स के दूरसंचार सेवा अगर आप देंगे तो 3 साल की सज़ा होगी या 2 करोड़ का जुर्माना होगा। एक नया एक्ट पारित हुआ है कि लोक परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम, ये यूपी में भी हुआ है। तो यूपी में आप देख लीजिएगा सज़ा का क्या प्रावधान है। फिलहाल इसमें है 3 से 5 साल तक की कैद है, 10 लाख तक जुर्माना है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, पेपर लीक वगैरह में, तो आपको 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी 1 करोड़ का है। एक नया हुआ है आपका नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हुआ है, जो कि राजगीर में है, नालंदा जिले में, मोदी जी के द्वारा। इसके कुलपति बनाए गए हैं अरविंद परगनिया। अभी एंट्रीम का अभी कुलपति इसके जो कार्यभार देख रहे हैं वो है अभय कुमार सिंह। ये है आपका ईस्ट एशिया समिट जो होता है, उसके सहयोग, उसके साथ इंडिया ने मिलके इस विश्वविद्यालय को शुरू किया है। इस क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में ही पारित हो चुका था। 2010 में ये अधिनियम पारित हो चुका था। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है आपके लिए। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमार गुप्त के समय 5वीं शताब्दी में हुई थी। गुप्त शासकों के अलावा इसमें हर्षवर्धन के टाइम पे भी, और जो बंगाल के पाल थे उनके द्वारा भी इसको संरक्षण मिलता है। 12वीं सेंचुरी में आपका आक्रमण होता है, टर्किश अटैक होता है, उसमें ये नष्ट हो गया था। ये भुज में स्मृति वन भूकंप संग्रहालय खुला है। ये भुजिया किला है, जिसको भुजिया किला कहते हैं, उसके साथ ये इसकी बाउंड्री साझा करती है। एक मियावाकी मेथड से जो वन होते हैं, जापानीज मेथड है। आपने यूपीएससी में भी आया था ये। तो उससे इंडिया का सबसे बड़ा मियावाकी मेथड से बना हुआ वन आपके भुज में ही है। अब यहाँ पे है मोदी 3.0, मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये सवाल आप देखिएगा, यूपीएससी में भी एक ऑप्शन में था ये कौन सी लोकसभा, अगर ये पता रहता तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। 18वीं लोकसभा है ये। इसमें 71 मिनिस्टर बने हैं, महिलाएं हैं 7, ओबीसी के 27, एससी के 10 और उसके आधे एसटी के 5। इस बार के 2024 के इलेक्शन में 2024
के इलेक्शन में सोम्पेन जनजाति ने पहली बार, जो कि ग्रेट निकोबार की है, जो कि ग्रेट निकोबार की जनजाति है, इसने पहली बार मतदान किया है। इस बार एशियाई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन शीतल देवी जो हैं, वो पैरा जो आर्चरी तीरंदाज हैं, उनको बनाया गया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है लक्षद्वीप में, और सबसे मिनिमम हुआ है आपका बिहार में, जो कि अंडरस्टेबल है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जहाँ से होगा, मतदान सबसे कम वहीं से होला। लक्षद्वीप के तो खैर लोग ही बाहर कम जाते हैं। और यूपी में सेकंड पे है, यूपी आपका सेकंड मिनिमम है, सेकंड लोवेस्ट यहाँ पे हुआ है, ये है आपका यूपी। तो मोदी जी का जब शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। इसमें शेख हसीना जो आई थी, बांग्लादेश की थी उस टाइम के, फिलहाल तो नहीं है। रानिल विक्रम सिंघे आए थे श्रीलंका के। शेरिंग टोपगे आए थे भूटान के। पुष्प कुमार दहल, ये भी बदल गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेपाल के बदल गए हैं, तो वो भी आए थे। मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के हैं, जो अभी भी हैं, अभी हाल ही में इन्होंने भारत की यात्रा भी की थी, ये भी आए थे। उसके अलावा आमदा अफीफ है सेशेल्स के, ये सेशेल्स के हैं राष्ट्राध्यक्ष, ये भी आए थे। इस इलेक्शन में सूरत से निर्विरोध मुकेश दलाल जी हैं, चूँकि कांग्रेस कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो ये मुकेश दलाल जी निर्विरोध बने थे। सबसे युवा सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। और दूसरी हैं शांभवी, समस्तीपुर की लोक जनशक्ति पार्टी की। सबसे कम अंतर में जीत हुई है, ये मुंबई में हुई है। मुंबई का आपका, मुझे लगता है मुंबई साउथ है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, मुंबई साउथ है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो इसमें आपका मुंबई साउथ से रविंद्र वायकर जी सिर्फ 48 वोटों से जीते थे, 48 वोट से, सिर्फ 48 वोट से ये वायकर जी जीते हैं मुंबई साउथ से। सर्वाधिक अंतर था शंकर लालवानी का इंदौर से, जो बीजेपी के हैं, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस का कैंडिडेट हट गया था, तो नोटा यहाँ सेकंड पे था, सेकंड पोजीशन पे था इंदौर में सेकंड पोजीशन पे था। इस बार 74 महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। इस बार ये वीरेंद्र कुमार है टिपकड़गम एमपी के, ये आठवीं बार निर्वाचित हुए हैं। सबसे बार तो ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा लगातार 8वीं बार ये बने हैं। इस बार के प्रोटेम स्पीकर जो थे, उनका नाम था भृतहरि मेहताब जी। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जो भी सीनियर मोस्ट होता है, उनको बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।